आज का जो चैप्टर है नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रिंसिपल जो है और प्रोसेसेस ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल हैं, कैसे वो प्रोसेसेस उसके चलते हैं। तो हमने देखा था कि हमने अपने डिजायर जो जीन है हमारे पास उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए हमने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से अपने डिजायर जो सेगमेंट था उसको अलग कर लिया। फिर वेक्टर यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने कर दी उसकी होस्ट के अंदर। क्लियर है। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस चलाए कि हमारा जो होस्ट है उसके अंदर जो वेक्टर हमने डाला है वो मल्टीप्लाई करना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा डिजायर जीन उस वेक्टर के साथ इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद बायो रिएक्टर्स हमने यूज करे जिसमें हमने प्रोडक्शन को और बढ़ाया और लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से हमने अपने डिजायर प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हमने वही पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे ये हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो हमने इसकी फील्ड ही पढ़नी है और कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी से उस फील्ड को और इंप्रूव कर दिया है वो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें, ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की उसमें क्या क्या आता है हमारे पास। उसमें आता है हमारे पास थेराप्यूटिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड आता है हमारे पास। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आता है। कोई नहीं तो क्या हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में जो है वो हमने इसका यूज करा है। उसके बाद बायो रेमिडिएशन में, एक्सेट्रा में जो है वो हमने इन फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है हमारे पास ऐसी थेरेपीज जिनको यूज किया जाता है डिजीज को जो है वो ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज नहीं बन रही है, हम क्या कर रहे हैं उसको, उस चीज को बाहर से इंसर्ट करवा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसकी कमी को बाहर से जो है वो पूरा कर रहे हैं। जैसे इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, डायबिटीज हो जाती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं बाहर से जो है वो इंसुलिन जो है वो इंसर्ट करवाते हैं बॉडी के अंदर, तो एक ट्रीटमेंट है। तो थेराप्यूटिक्स में वो थेरेपीज आती हैं जिनका जो है यूज करके हम डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। डायग्नोस्टिक में जो है वो हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, बीमारियों की पहचान करने में जो है वो ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड, एक तो नॉर्मल जो है वो दही जो आप घरों में बनाते हैं, एक बाजार से भी तो खरीद के लाते हैं, डब्बों में पैक होता है जो, तो वो प्रोसेस्ड होके आया होता है, तो वो उसको बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हमने सीवेज ट्रीटमेंट पहले ही पढ़ लिया है पिछले से पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज करके हमने सीवेज वाटर को ट्रीट कर दिया था। उसके बाद हमने एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था, बायोगैस प्लांट जिसमें मीथेन गैस एक एनर्जी है वो, उसको जो है हमने बना लिया था। उसके बाद आता है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करके विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वी डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कर देते हैं हम किसी भी क्या पोल्यूटेंट की क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि जो हमारे पास ओशंस होते हैं या सी होते हैं उसमें जो ऑयल के टैंकर जो है फट गए, ऑयल स्प्रेड हो गया पूरे उसके ओशन के जो है वो वाटर के ऊपर। आई बात सही में। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं तो जो ऑयल है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है सी के वाटर के ऊपर। अब एक लेयर जो है वो पूरी उसके वाटर के ऊपर आ जाएगी ऑयल की। अब होता क्या है कि उस ऑयल के आने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट जाती है जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी उनकी।
तो उस ऑयल को रिमूव करना बड़ा जरूरी है, वैसे थोड़ी छोड़ देते हैं हम कि अब गिर गया अब कैसे इकट्ठा करना उसको, तो उसके लिए हम माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं। वो हमारे लिए तो पोल्यूटेंट ही है ना, पोल्यूशन ही है वो वाटर के ऊपर, तो उसको जो है वो ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट कर जाते हैं। ऐसे हमने माइक्रोब्स बैक्टीरिया बना लिए, ठीक है। और उस बैक्टीरिया का नाम है हमारे पास सूडोमोनास प्यूटिडा, है ना, सूडोमोनास प्यूटिडा। ये जो है वो हमारे पास एक माइक्रोब्स जो बनाया है, जो है उस ऑयल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है कि आपने इसमें पढ़ना क्या क्या है, कि जो इंक्लूड होती हैं एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में, वो थेराप्यूटिक्स हैं, डायग्नोस्टिक जो है यूज करने में, प्रोसेस फूड बनाने में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, बायो रेमिडिएशन एक्सेट्रा में जो है वो इसका वाइडली यूज किया जाता है। क्लियर है? थेराप्यूटिक और बायो रेमिडिएशन ये कुछ टर्म्स थी जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक दो वर्ड कुछ ऐसे टफ होते हैं जब जिनका हिंदी मतलब ना समझ में आए तो फिर वो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो समझ में नहीं आती है। तो ये वो चीजें हैं जो याद में होनी चाहिए कि बायो रेमिडिएशन लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और अगर थेराप्यूटिक्स लिखा है तो उसका मतलब क्या है। बाकी चीजें तो आपको पढ़ाई ही हुई, ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन क्या है कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी पोल्यूटेंट के और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो हमने ऐसे माइक्रोब्स बना लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कि बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो वाइडली यूज होते हैं अभी भी रिसर्च के लिए, ठीक है, क्योंकि रिसर्च जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ नई नई चीजें हम डे बाय डे जो है वो डिस्कवर करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पास फील्ड हैं, एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो हाईली रिसर्च्ड एरियाज हैं, जहां पे रिसर्च जो है वो लगातार चली हुई है और आप भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हैं जब आप इस फील्ड को जो है वो ज्वाइन करेंगे, आगे जब पढ़ाई करेंगे तो आप भी कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर दो जो बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करवाई जा सके, जिससे मैनकाइंड की हेल्प की जा सके। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अब रिसर्च एरिया जो रहते हैं, रिसर्च एरियाज जो बायोटेक्नोलॉजी के मेजर एरिया है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च जो चली रहती है। तो पहला है हमारे पास प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट। बेस्ट कैटालिस्ट जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। अब कैटालिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को। कैटालिस्ट क्या करेंगे, स्पीड अप कर देते हैं हमारे पास रिएक्शंस को। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में यही तो बनाते हैं। हमने वेक्टर्स क्यों बनाए, माइक्रोब्स हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों बनाए, जीन्स को हमने मैनिपुलेट कर दिया ना, उनके अपना डिजायर जीन्स लगा दिया ताकि वो जो है वो फास्टली जो है वो रिप्रोड्यूस करें और हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो जल्दी बन के आए। तो हमने ऐसे कैटालिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाने हैं जो फास्टली जो है वो कैपेबल हो अपना काम करने के लिए। क्लियर? तो ऐसे कैटालिस्ट प्रोवाइड करवाने हैं। दूसरा है हमारे पास, हमने क्रिएट करना है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन क्या है कि हमने ऐसे कैटलिस्ट तो बना लिए हैं। अब कैटलिस्ट क्या होंगे, वो माइक्रोब्स हो सकते हैं। क्लियर है? कोई सेल भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, कोई एंजाइम हो सकता है हमारे पास। तो वो माइक्रो कैटलिस्ट हमने तैयार तो कर लिए, लेकिन वो माइक्रोब्स को काम करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट भी देना तो जरूरी है कि जिस एनवायरनमेंट में वो बढ़िया काम कर सके। तो वही हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च एरिया का एक हिस्सा है कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो तैयार करनी है माइक्रोब्स के लिए ताकि वो उस कंडीशन में एक्ट कर सके, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन टू माइक्रोब्स टू एक्ट करने के लिए उनको ऐसी कंडीशन हमने प्रोवाइड करनी है। अब कंडीशन प्रोवाइड कर दी, कैटलिस्ट हमने बढ़िया बना लिया। अब क्या करना है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जिससे अब जो हमारा बना हुआ प्रोडक्ट है उसको प्यूरिफाई किया जा सके। तो तीसरा क्या है हमारे पास, डेवलप्ड या डेवलपिंग द डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी।
हमने ऐसी ऐसी डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी बनानी है अलग अलग तरीके की जो पहले से बढ़िया हो, क्योंकि अभी हमारे पास तो डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी तो है ही है जिससे हम प्योरिफिकेशन करते हैं अपने डिजायर प्रोडक्ट की या एंजाइम की या माइक्रोब्स की, लेकिन हो सकता है कि उससे बढ़िया भी कोई टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड करवा दें। तो एक रिसर्च का वो भी हिस्सा है कि फ्यूचर में और उससे बढ़िया जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारे पास जो है वो ऐसे डाउनस्ट्रीम जो है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास हो जो पहले से बढ़िया काम करती है। तो ये 3 वाइडली रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्च का जो है वो काम करते हैं। इसमें रिसर्च लगातार चली हुई है, तो ये आपको याद रहने चाहिए कि प्रोवाइडिंग जो है वो हमने ऐसा बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है जो बढ़िया काम करे। वो माइक्रो भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है। दूसरा है कि ठीक है हमने कैटलिस्ट बना लिया, अब हमने दूसरा काम क्या करना है, उसमें ऐसा ऑप्टिमल कंडीशन देनी है ताकि वो उसमें बेस्ट काम कर सके। क्लियर है। और तीसरा है हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है किसकी, प्यूरिफिकेशन की, जिसको हम डाउनस्ट्रीम जो है वो प्रोसेसिंग या डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ताकि हम जो डिजायर प्रोडक्ट बना है, डिजायर ऑर्गेनिज्म बना है, डिजायर माइक्रोब बना है, उसको प्यूरिफाई कर सके। तो ये 3 वाइडली जो है वो मेजर एरिया है रिसर्च के बायोटेक्नोलॉजी में। इतना क्लियर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी बुक में जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि क्या जरूरत पड़ेगी हमें बायोटेक्नोलॉजी की उन सभी फील्ड में, जिस फील्ड का अब हम जिक्र करने वाले हैं, इन फील्ड में हमें बायोटेक्नोलॉजी की क्या जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो अब जो मेजर एप्लीकेशंस आपकी बुक में दी हुई हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां किया जा रहा है, तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर। पहला क्या दिया हुआ है, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में। क्लियर है। दूसरा है हमारे पास मेडिसिन में। तीसरा है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में। ठीक है। अब जब ये 3 एप्लीकेशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप बियॉन्ड द नेचर नहीं जा सकते, अगेंस्ट द लॉ नहीं जा सकते। आप जो लॉ बनाए गए हैं जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए कि इस लिमिटेशन में रह के ही आपने ये काम करना है, कोई अनएथिकल काम नहीं करना है जो रूल के बियॉन्ड चला जाए। तो कुछ उसमें हम फिर लास्ट में एथिकल इशू भी पढ़ेंगे। एथिकल इश्यूज ये लास्ट टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से ऐसे एथिकल इश्यूज हैं जिनको हमने पढ़ना है कि ये क्रॉस नहीं करने हैं हमने। कि जैसे अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल ही बना रहे हैं तो हमने फिर किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करना है। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं, अगर उस मूवी में एनिमल का रोल है, कहीं पे एनिमल दिखाए गए हैं, तो वहां पे डिस्क्लेमर दिया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि यहाँ पे किसी भी जानवर को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। ठीक है। कि अगर वो जानवर यूज हुए हैं तो वो या तो VFX है या तो अगर सच में यूज हुए तो कोई हार्म नहीं प्रोवाइड किया है हमने उनको। तो वो हम एथिकल इशू उसमें पढ़ेंगे कि अगर हमने कोई ऐसा चीज यूज करी है तो बिना जो है वो हार्म किए वो चीज यूज करनी है हमने, तो वो एथिकल इशू में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये चीजें हमने जो है वो पढ़नी है कि पहला बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में, फिर मेडिसिन में, उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में, और लास्ट में हमारे कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आते हैं कि क्या क्या एथिकल इशू होते हैं। हो सकता है कि जो है वो एक ने कोई डिस्कवरी कर ली हो, ठीक है, और दूसरा उसको अपने नाम पे करवा ले, जबकि उसका उस डिस्कवरी में कोई रोल नहीं है, तो ये गलत है ना। तो यही हम एथिकल इशू में पढ़ेंगे कि क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ना है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर लें कि एग्रीकल्चर में आपने क्या क्या पढ़ना है, तो अगर फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी आएगी। हाँ, सीक्वेंस में मैं क्या पढ़ना है, मेरे चैप्टर में सीक्वेंस वाइज जो है वो चीजें क्या है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में हमने पढ़ना है हमारे पास गोल्डन राइस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसका, गोल्डन राइस। ठीक है। ये एक ऐसी प्लांट है, ऐसा क्रॉप है जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है। क्या करने के लिए? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं हम, तो वो गोल्डन राइस इसका एक एग्जांपल है। दूसरा हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन।
दूसरा क्या पढ़ेंगे आप, बीटी कॉटन। क्लियर है। थर्ड जो हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RNAi। क्या पढ़ेंगे आप, RNAi। फुल फॉर्म क्या होती है वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड में फुल फॉर्म भी आती है कि RNAi में I स्टैंड फॉर, हाँ तो वो तो पढ़ के लगेगा ना पता कि I स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। और ये क्या बनाए हैं हमने ये, तो ये हम जो है वो फिलहाल एग्रीकल्चर में ये पढ़ेंगे। मेडिसिन में कुछ हमने मेडिसिनल प्लांट बना लिए हैं ऐसे, उसके अलावा हमने कुछ ऐसी मेडिसिन भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रैक्ट कर ली हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें इंसुलिन भी एक है। क्लियर। पहले क्या होता था कि पुराने जमाने जब ये टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, इंसुलिन की कमी तो तब भी रहती होगी, तब हम क्या करते थे कि ये जो इंसुलिन है ये जो जानवरों में मिलता था तो हम उनको मारते थे, उनकी पैनक्रियाज से उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर यूज करते थे, ह्यूमन में डाल देते थे। लेकिन वो हमारे जैसे तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगी उसमें, तो उसकी वजह से एलर्जी बहुत होती थी, ठीक है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते थे उसके। लेकिन अब क्या है कि हमने बिना, अब कितने डे बाय डे तो पॉपुलेशन बढ़ी रही है, डायबिटीज बढ़ी ही रही है, तो एनिमल्स कितने को मारेंगे, एक टाइम आएगा वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी। फिर इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का इस फील्ड में आना बड़ा जरूरी था, जिसने हमारा काम और आसान कर दिया। बिना हमारे ही हमने माइक्रोब्स की हेल्प से जो है वो चीजें बनाना शुरू कर दी। क्लियर है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स बना दिए हैं हमने, हाइब्रिड जिसको आप कहते हैं, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो आपकी बुक में क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इश्यूज, इसी सीक्वेंस में हमने पढ़ना है। बस इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है, और ये टॉपिक रिलेट करते हैं आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर के लिए। इसलिए अगर वो क्लियर है कि कैसे हम RDNA बनाते हैं, कैसे वेक्टर यूज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये चैप्टर फिर एक उसी की एप्लीकेशन ही है, बस उसमें पढ़ना ही है कि कैसे बना दिया। टेक्निक तो आपको पता नहीं कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम, तो वो टेक्निक्स पर बस हमने पढ़ना कि कौन से प्लांट से लिया जीन, वो जो हमारा डिजायर जीन होगा वो कहीं तो मिलेगा, तो बस उसका नाम पढ़ना है, कहीं तो डालेंगे उसका नाम पढ़ना है। बीच की टेक्निक तो मैंने पढ़ाई रखी है पिछले चैप्टर में, तो वो टेक्निक थोड़ी पढ़नी इसमें, अब वो टेक्निक पता है आपको। अब वो हमने वेक्टर ही देखना है कि कौन सा वेक्टर यूज करा है हमने, बस वो वेक्टर याद रखना है अब इसमें। क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर में क्या यूज है इसका, ठीक है। कहानी है एक, है ना, एग्रीकल्चर सारे करते हैं, है ना, खेती बाड़ी सभी करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो खेत सबके होंगे, नहीं है तो देखते होंगे किसी को, मतलब मेजोरिटी में अगर गांव में देखें तो गांव में आजकल मेजोरिटी में काम कोई नहीं करता है, सारे ही फूड के ऊपर डिपेंड है, या तो डिपो से ले आते हैं, मिल रहा है बढ़िया सस्ता राशन मिल रहा है, लेकिन वो कहीं उग तो रहा होगा ना, कोई तो उगा रहा होगा, और छोटे स्केल पे तो नहीं उगा रहा होगा, वाइडली जो है वो बड़े स्केल पे जो है वो उसको यूज प्रोडक्शन उसकी करवाई जा रही है, ताकि इतनी पॉपुलेशन है हमारी उसको खिला सके वो। मेरे पास अगर एक खेत है और मैं 10 गांवों को खाना खिलाना चाहता हूं, थोड़ी बात बननी, ठीक है, आई बात सही में, तो मुझे फिर ज्यादा प्रोडक्शन की नीड है मेरे लिए। तो एग्रीकल्चर में हम यही पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर में ये बायोटेक्नोलॉजी की क्या नीड आगे, है ना, व्हाई वी नीड बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्या जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत यही है कि इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर ही रही है डे बाय डे, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो इसके बाद क्या है कि फूड की डिमांड भी तो फिर बढ़ रही है, फूड की डिमांड भी तो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे। लेकिन हो क्या रहा है, फूड की जो सप्लाई है वो स्लो है, फूड की सप्लाई क्या है वो स्लो है, या फूड की सप्लाई अगर नहीं लिखना है तो इसके लिए बेस्ट वर्ड की फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोड्यूस करवा रहा है, फूड प्रोडक्शन क्या है, स्लो है हमारे पास, फूड प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, बिल्कुल ही स्लो है। तो ये तो नहीं रुकने वाले, ये तो हमारे हाथों से निकल गए हैं अब, है ना, इंक्रीज पॉपुलेशन, ये नहीं सुधरते, ये तो बढ़ेंगे ही,
ये बढ़ेंगे तो फिर फूड डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन फूड की जो है प्रोडक्शन उतनी हो नहीं रही क्योंकि खेती बाड़ी को करना नहीं चाहता। जो कर रहे हैं वो कितना की उगाएं फिर। तो मतलब हमने बायोटेक्नोलॉजी को फिर इसलिए यूज किया, इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि हम कुछ ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाएं, ऐसी वैरायटी ऑफ जो है वो प्लांट्स बनाएं जो उस डिमांड को पूरा कर दे, जो उस फूड की जो सप्लाई है उसको ट्रिपल जो है वो कर दे, डबल ट्रिपल कर दे, ताकि इनको खिलाया जा सके। ठीक है, ये तो बिना सोचे लगे हुए, हर सेकंड चल जो है वो, हर सेकंड पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर सेकंड। ऐसे मैं अभी कुछ बोला वो लाखों बढ़ गए, इतना फास्ट प्रोसेस है चला हुआ। लेकिन है ना, अभी मैं कुछ बोला और लाखों बढ़ गए होने, हंसने की बात नहीं, तो लाखों बढ़ गए। लेकिन मेरे बोलने से फूड प्रोडक्शन उतना फास्ट थोड़ी बढ़ा कि जब मैं बोल रहा हूं तो इतनी फूड प्रोडक्शन होगी जी हमारे, ऐसा थोड़ी हुआ, इसको तो टाइम लगना। इधर तो अभी मैं बोल ही रहा हूं और लाखों बढ़ गई, अभी और बोल दिए मैंने तो और बढ़ गई। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंडिया में भी बढ़ ही रहे हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की नीड हमें पड़ी। क्लियर है, वही आई बात सही में। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि हम किन किन तरीकों से जो है वो अपनी इस फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कि बेसिकली एग्रीकल्चर में हमने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी डे बाय डे बढ़ रही है। तो इस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है हमारे पास एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन फॉर increase फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला है हमारे पास एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छे हैं? तो क्या हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंसी रहना अच्छी बात है? हाँ, कुछ टाइम था जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो ग्रीन रेवोल्यूशन 20वीं सेंचुरी में हुआ था, तो तब इसकी नीड थी। हमने क्या किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, हमने जो नॉर्मल क्रॉप थी या नॉर्मल प्लांट थे उनका यूज ना करके हमने क्या किया, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप का यूज किया, ताकि ऐसी क्रॉप्स हमारे पास हैं जो पहले से इंप्रूव्ड हो, प्रोडक्शन को ज्यादा दे सके। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें फूड प्रोडक्शन जो हुई, उसने फूड प्रोडक्शन को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। खुशी की बात थी, फूड प्रोडक्शन ट्रिपल होगी। अब ट्रिपल करने के लिए हमने क्या किया, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप का यूज किया, क्योंकि ट्रेडिशनल से नहीं होना था ये काम, इसके लिए हमें इंप्रूव्ड वैरायटी ली। तीसरा, भर भर के ही केमिकल यूज करें, केमिकल फर्टिलाइजर का हमने भर भर के यूज किया ताकि प्लांट में ग्रोथ फास्ट हो, प्लांट बढ़िया तरीके से बढ़े और उसमें यील्ड ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसी के ऊपर डिपेंडेंस है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इसी के ऊपर है, भर भर के अभी भी हम केमिकल ही डाल रहे हैं। उस टाइम की नीड थी जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन अब इसकी नीड नहीं है। अब इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज फिर बड़े स्केल पे करना मुश्किल है, धीरे धीरे ही अपनाना पड़ना। इसलिए दूसरा जो है ऑप्शन हमारे पास वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ये कैसी है, इको फ्रेंडली है। कैसी है ये, इको फ्रेंडली है। और थर्ड है कि जब इनसे बात नहीं बनी तो हमने GMO, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो हमने प्लांट भी बना लिए हैं,
वो हमने फंगस बना ली है, ठीक है, एक्सेट्रा जो वो हमने बना लिए हैं। क्या करके? इनके जीन को मैनिपुलेट करके। यही तो करते आए हैं हम जेनेटिक्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, कि हमने क्या लिया कि इनके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिए, बदल दिया, जैसे हम कैरेक्टर्स चाहते हैं वैसे हो गए वो। क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कर देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर हमने प्लांट के केस में ऐसा किया है तो हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, कि जिनके जीन्स को हमने मॉडिफाइड कर दिया है। क्लियर है? अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पे वापस आऊं तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस थी कि बढ़िया थी भाई, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे? केमिकल और फर्टिलाइजर आज देखिए कितने महंगे हैं, क्या हर किसान उसको यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो इसके एक ड्रॉबैक थे। और ये जो वैरायटी हमने यूज करी है, हाई यील्ड वैरायटी, ये किसी और जगह पे ग्रो ही नहीं कर सकती। ये स्पेशल बनाई गई थी एशिया के लिए और मैक्सिको के लिए, तो ये किसी और कॉन्टिनेंट में ये ग्रो ही नहीं करती। ठीक है, जो इसके फादर थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये याद रखना है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में, इन इंडिया, वो थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात कर लें, पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वो है हमारे पास नॉर्मन। वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इन वर्ल्ड, इन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये वर्ल्ड के जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो हमें इंडिया के तो कम से कम आपको याद ही हो, MS स्वामीनाथन। ये आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर जिक्र है आपके इसमें तो ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्लियर है? आई बात सही में? तो ये मेजर तरीके हैं हमने, तो ये तरीके हमने नहीं पढ़ने हैं, ना एग्रो केमिकल बेस्ड पढ़ना है, ना तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड पढ़ना है जहां पे बायोटेक्नोलॉजी हमने यूज करी है। लेकिन और तरीके भी देखने हैं हमने कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हमने प्लांट को थोड़ा और इंप्रूव कर दिया है, अपने कैरेक्टर उसमें डाल दिए हैं जैसे हम चाहते हैं। तो उसके बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं। क्लियर है कि कौन कौन से अब तरीके हैं जिनका यूज करके हमने जो है वो प्लांट को और थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। फिर लास्ट में जो है हमारी डिपेंडेंसी जेनेटिकली मॉडिफाइड पे ही खत्म होती है। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें केमिकल्स और फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी इन्होंने बड़ी कम कर दी। तो हमें ऐसे ही तो प्लांट चाहिए, है ना? मुझे भी आवाज ऊंची करनी पड़नी ना तो हमने फिर ऐसे प्लांट बनाने हैं जिनकी डिपेंडेंसी केमिकल और फर्टिलाइजर पे कम हो। ठीक है, और वो ऐसी कंडीशन में भी सरवाइव कर जाएं जो जिन पे नॉर्मल प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे वो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, सूखे से बच, अगर सूखा भी पड़ जाए तब भी सरवाइव कर जाएं, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो तब भी बच जाएं, और अगर टेम्परेचर हाई हो तब भी बच जाएं। ठीक है, तो हमने ऐसे प्लांट जब हम बना लिए, इसके ऊपर पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले और टेक्निक्स पढ़ेंगे जो बोर्ड में डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, ओके। तो पहला है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कि टिश्यू को हमने कल्चर करना है, ग्रो करवाना है। ठीक है, अब वो टिश्यू कहां से लेंगे? किसी भी प्लांट से ले लेंगे। ठीक है, टिश्यू का यूज करना है, उसको इन विट्रो ग्रो करवाना है, कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके ताकि वो ग्रो करने में हेल्प करवा सकें, और फिर हमने उनकी जो है वो क्या करने हैं, ऐसे प्लांट जो है वहां से लेबोरेटरी प्लांट जो हमें लैब में ही हमने ऐसे प्लांट्स ग्रो करवा लेने हैं। ठीक है, जो पहले से इंप्रूव्ड होंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास टिश्यू कल्चर। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम? ठीक है, ठीक है, होल प्लांट whole plant could be regenerated from एक्स प्लांट। ठीक है, एक्स प्लांट मतलब
जो हमने प्लांट लिया है, जिससे हमने कोई चीज ली है और उसका यूज करके हमने उससे नया प्लांट बना दिया है, उसको एक्स प्लांट कहेंगे, या प्रीवियस प्लांट या पेरेंट प्लांट भी उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, या तो उस प्लांट से सेल ले लेंगे या तो उस प्लांट से जो है वो टिश्यू ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, हमारे पास टेकन आउट, और इनको ग्रो करवाएंगे कहां, इन विट्रो। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाना है, स्पेशल न्यूट्रिशन, क्या देना है उनको, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स देने हैं। जैसे उसको ग्रो करवाने के लिए हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट देने हैं। ठीक है, और क्या देना है हमारे पास, ग्रो करवाने के लिए एनर्जी चाहिए तो उनको हमने क्या देना है, सुक्रोज, कार्बन चाहिए, सुक्रोज देना पड़ना, एसेंशियल अमीनो एसिड देने पड़ने, अमीनो एसिड्स जो देने पड़ेंगे। ठीक है, या उनको जो हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देने पड़ेंगे, लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं वो, है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमने जो है वो देने हैं ताकि हमारा जो टिश्यू है, जो सेल है, उसको वो ग्रो कर सके। और इससे हमने क्या बना लेना है, फिर प्रोडक्शन कर लेनी है प्लांट की। इससे क्या करवाने, हमने प्लांट प्रोडक्शन करनी है। इसी टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, टिश्यू कल्चर क्या होता है, डिफाइन टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट से सेल टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेकन आउट करते हैं, उसको इन विट्रो जो है वो ग्रो करवाया जाता है। ग्रो करवाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा भी और यूज होते होंगे, लेकिन मोटा मोटा ये बता दिए। और इनका यूज करके फिर हम लेबोरेटरी में ही प्लांट की जो प्रोडक्शन करवा लेते हैं, जो पहले से जो है वो मॉडिफाइड होंगे। कितनी अच्छी बात क्लियर है, आई बात सही में। इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि एक सेल से ही हमने क्या किया है, आपके प्लांट की प्रोडक्शन कर ली है, बहुत ज्यादा प्लांट की क्या कर ली है, प्रोडक्शन कर ली है। तो इसी जो है वो टेक्निक को या इसी कैपेसिटी को, जिसमें एक सेल जो के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो होल प्लांट में जनरेट हो सके, उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। कैपेसिटी ऑफ ए सेल, कैपेसिटी ऑफ सेल, ठीक है, टू जनरेट अ होल प्लांट, ठीक है, कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, तो जितने भी स्टेम सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे टोटिपोटेंट हैं। ठीक है, जाइगोट एक टोटिपोटेंट सेल है, क्योंकि जाइगोट के पास कैपेसिटी होती है ना कि वो हमारी बॉडी के किसी भी सेल में को डिफरेंशिएट कर सकता है, किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है, क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल है, उसी से तो बाकी सारे के सेल बनते हैं, तो वो एक टोटिपोटेंट सेल है। क्लियर है, तो स्टेम सेल जितने भी हैं आपके, वो टोटिपोटेंट सेल है, और ऐसी कैपेसिटी जो होती है सेल के पास, उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि टोटिपोटेंसी क्या होती है। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी एक ऐसी कैपेसिटी है सेल की, जिसमें वो सेल से पूरा का पूरा होल प्लांट या होल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करे, जनरेट करवा दे हम, उसी को हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। तो क्या जाइगोट से हम नहीं बने पूरे, सिंगल सेल है वो, क्या उसने होल ऑर्गेनिज्म नहीं जनरेट कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, तो इसी को टोटिपोटेंसी हम कहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्लांट में पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ प्लांट में ही है, ना 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 ना। क्लियर है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि टोटिपोटेंसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा टेक्निक है हमारे पास कि जब हमारे पास ये कैपेसिटी, आगे बात समझ में। अब टिश्यू कल्चर से हमने जितने भी प्लांट जो है वो बनाए हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज नहीं करा है। इसमें क्या है हमारे पास कि सिंगल सेल से ही हमने ऑब्टेन कर दिए सारे के सारे प्लांट,
तो जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे। और ऐसे जेनेटिकली सेम प्लांट्स को हम एक और नाम देते हैं सोमा क्लोनल, सोमा क्लोन्स। उनको हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स। क्लोन्स तो आपको समझते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनते हैं, जो अपने पुराने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, तो इसलिए इनको सोमा क्लोन्स जो है वो कहा जाता है। The plants produced from tissue culture technique are identically same from which they are from the plant which they were grown are called soma clones। तो ये डेफिनेशन जैसे तरीके से आपको सुटेबल लगती है उस तरीके से बनाई जा सकती है, तो उनको सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्लियर है सोमा क्लोन्स? टोटिपोटेंसी क्लियर है, क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है उसको कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम जीएमओ पे नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले की टेक्निक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टेक्निक क्या है हमारे पास, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, वी यूज प्रोटोप्लाज्म ऑफ या प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स टू प्रोड्यूस hybrids which have with the character of both plant। हाइब्रिड में दोनों ही प्लांट के कैरेक्टर्स होंगे ना, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कि हमने एक सेल एक प्लांट से लिया, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, उसको डीजनरेट करवाया, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के साथ बचा उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर है। दूसरा प्लांट लिया, उसका सेल लिया, इनको क्रॉस करवाया, तो एक नया सेल बना जिसको हमने क्या कहा, हाइब्रिड। अभी हाइब्रिड के पास इन दोनों ही प्लांट की जो है वो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसी को जो है वो इससे जो हम प्लांट प्रोड्यूस करवाएंगे उसी को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाँ, इसी को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो है वो सेकंड टेक्निक है, जो हमारी टेक्निक है जिसमें हम अपने डिजायर कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्लांट के अंदर, कि ऐसा प्लांट हमें चाहिए वैसे हम प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी हमने मेथड्स पढ़े, अब ये वैसे नहीं थे कि हमारी जो है वो जितनी भी डिजायर है उनको फुलफिल कर सके। तो इसके लिए हमने फिर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो हमने एक और जो है वो ऐसे प्लांट्स जो है वो बनाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जो पहले से ज्यादा एडवांस थे और वो एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह यूज जो है उनको किया जा सकता था, ठीक है। वो अच्छे तरीके से इन सबसे अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते थे। वो अब हमारे पास है थर्ड टेक्निक जो है हमारे पास जीएमओ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हम जीएमओ का यूज ही क्यों करते हैं, ऐसी क्या खासियत है उनकी, ऐसे क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके। तो तीसरा है हमारे पास जीएमओ। डायरेक्ट आपको इसकी फुल फॉर्म भी आती है पूछ कि जीएमओ स्टैंड फॉर, तो जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपके बैक्टीरिया, फंगस, है ना, प्लांट, एनिमल कोई भी हो सकते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, उनके जीन्स को मैनिपुलेट कर देते हैं और उसके बाद जो बनते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनते हैं। क्लियर है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि क्यों यूज करते हैं, यूजफुल एस्पेक्ट क्या है इसके, है ना, किन्हीं को क्यों यूज किया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या क्या यूजफुल जो है वो कैरेक्टर्स हैं जीएमओ के। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने जीएमओ से ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करवाने हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, जिनको आसानी से डिजीज हो ही ना, तो इसमें हम क्या करवाते हैं,
टू प्रोड्यूस, है ना, टू प्रोड्यूस डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट या क्रॉप्स बनानी है कि जिनको आसानी से डिजीज हो ही ना। दूसरा, जीएमओ में हम ऐसे प्लांट बनाते हैं जो क्या हो, इजिली जो है वो जो एबायोटिक स्ट्रेस है उसको टॉलरेट कर सके। तो यहां क्या करेंगे, मेड क्रॉप, इसमें ऐसी क्रॉप्स बनाएंगे, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमारे पास कोल्ड है, ठीक है, हीट है हमारे पास, ठीक है, ड्राउट है, और क्या है हमारे पास, ठीक है, सॉल्ट है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे एबायोटिक स्ट्रेस हैं जिनके लिए वो टॉलरेट कर जाए कि अगर हीट ज्यादा हो तो नॉर्मल प्लांट जो वहां सरवाइव नहीं कर सकता, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जो हमने क्रॉप बनाई है वो वहां पे सरवाइव कर जाएगी। पानी कम है फिर भी सरवाइव कर जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। क्लियर है? तो सेकंड हमारा जो है वो एस्पेक्ट ये है। तीसरा हमारे पास क्या है, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको इंसेक्ट जो है वो अफेक्ट ही ना कर पाए, ठीक है, ऐसे प्लांट जिनको इंसेक्ट कभी अफेक्ट ही ना कर पाए, इंसेक्ट से उन प्लांट को कोई जो है वो क्षति नहीं होगी, हार्म नहीं होगा, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो पेस्ट मतलब, पेस्ट किसको बोलेंगे, ऐसे इंसेक्ट जो किसी प्लांट को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उनको पेस्ट का नाम दिया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि जीएमओ में हम कैसे प्लांट बनाते हैं, तो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट। अगर इंसेक्ट रेजिस्टेंट लिखा, जैसे बीटी कॉटन कैसा प्लांट है, अभी बनाएंगे हम बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन एक इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो अगर ऑप्शन में इंसेक्ट पेस्ट एक साथ नहीं लिखा है, ठीक है, तो हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के ऊपर ही टिक करना है, लेकिन वहां लिखा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट और नीचे लिखा है हमारे पास इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट, तो उस पर टिक करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो तीसरा हमारे पास एस्पेक्ट लग गया आपको पता। फोर्थ हमारे पास क्या है कि इंप्रूव हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमने बढ़ा देना है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बड़ी अच्छे तरीके से करती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आएगा जिसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को फूड की बढ़ा देते हैं, गोल्डन राइस जो होता है, दैट आर रिच इन, ये डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आता है, रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए में ये बहुत ज्यादा रिच होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि गिवन द फॉलोइंग विच क्रॉप इज रिच इन विटामिन ए, तो उसमें एक गोल्डन राइस भी दिया होगा, तो वो ऑप्शन ठीक है। या ऐसे उल्टा करके रिवर्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन राइस जो है वो रिच इन डैश विटामिन, तो नीचे उस विटामिन का नाम भी दे रखा हो सकता है। अब ये याद रखना कि ये जो विटामिन ए है ना, हमारे बॉडी को भी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा ऐसा कोई जीन नहीं है जो विटामिन ए बनाता हो, तो हमें डाइट में लेना पड़ना ही। अब डाइट में डायरेक्ट विटामिन ए नहीं लिया जाता है, अब उस पर ही आऊंगा मैं, ये समझना है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, किताब में शायद ना दिया, ठीक है, कि कैसे विटामिन ए जो है वो बनता है बॉडी के अंदर। क्लियर है? ये इसके एस्पेक्ट पता है, लग चल गए, डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो हमने ये इन सब की कहां गया वो, ये कोल्ड रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए, टू प्रोड्यूस हीट रेजिस्टेंट प्लांट, ये सब अलग लाइन भी बन सकती हैं, अगर 10-15 लाइन लिख देनी हो तो ये अपने आप में भी एक लाइन है। We produce drought resistant plant, we produce heat resistant plant, we produce cold resistant plant, we produce salt resistant plant, फलाना प्लांट, ढिमकाना प्लांट, जैसे कि आप लिखते भी हैं, है ना। मैंने तो एक ही लाइन लिख दी, और चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं गोल्डन राइस की,
तो यहां से अब हम पढ़ना शुरू कर देंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने गोल्डन राइस प्लांट बना लिया। इसकी टेक्निक समझनी है हमने, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात कर लेते हैं अपनी ही, तो सारे फूड खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस फूड में वैसी डाइट ना ले रहे हो जिसमें विटामिन ए, जिसकी वजह से विटामिन ए बनता हो हमारी बॉडी में। तो अगर वो डाइट स्किप हो रही है हमारी, तो इसका मतलब है बॉडी में विटामिन ए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो फूड पहुंचा ही नहीं जिसके अंदर विटामिन ए बनाने वाला कुछ जीन प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी तो नहीं बना रही। अब जब वो नहीं खाया हमने, तो हमारी आंखें कमजोर होना शुरू होगी, नाइट ब्लाइंडनेस हमें होना शुरू होगी। तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया कि भाई, है ना, अब वो स्पेशल तो नहीं है, लेकिन राइस तो सब खा रहे हैं, राइस में डाल दो जी, राइस का प्लांट लो, उसमें वो जीन डाल दो जो कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, फिर खिलाते रहो इनको, फिर वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर जब हम फूड खाते हैं, जैसे हमारे पास कैरेट है, कैरेट में एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जब हम खाते हैं तो बीटा कैरोटीन को लीवर एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां से? स्टमक से। क्लियर है? इस बीटा कैरोटीन को लीवर कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। ऐसे कैरेट नहीं, और भी कुछ एसेंशियल फूड आइटम्स हैं जो रिच इन विटामिन, बीटा कैरोटीन होते हैं। तो ये मतलब एक ऐसा जीन है जिसका यूज करते हैं हम विटामिन ए बनाने में। तो हम पहले ढूंढेंगे जी किस प्लांट में मिलता है, फिर हम उसमें डाल देंगे गोल्डन राइस में। तो हम क्या करेंगे, बीटा कैरोटीन जो है वो जिस प्लांट में मिलता है उसका नाम है हमारे पास डैफोडिल। ये भी याद रखना है, जिस प्लांट से जो है वो ये जीन मिलता है उस प्लांट का नाम है डैफोडिल, ठीक है। इस डैफोडिल से हम जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। बीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो है वो हमने इसमें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब टेक्निक से याद आएंगे आपको वो वाली, ठीक है। अब बीटा कैरोटीन जो है हमने इससे जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये जीन है जो हमें चाहिए। अब इसको हमने किसके साथ लगाना है? वेक्टर के साथ। जो वेक्टर यहाँ पे प्लांट में बेसिकली यूज किया जाता है, 99 प्लांट्स में अगर हमने वेक्टर चाहिए तो हम वेक्टर वो यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम। उस वेक्टर का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम से हम प्लाज्मिड लेते हैं जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड। क्वेश्चन आता है टीआई स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। मतलब ये एक ऐसा प्लाज्मिड है अगर प्लांट के अंदर जाएगा बच्चे तो उसमें ट्यूमर कॉज कर देगा। प्लांट को तो इससे खतरा है, लेकिन मैंने कहा है ना कि खतरा मतलब जो ट्यूमर कॉज करेंगे वो थोड़े से जीन होंगे, वो काट देंगे हम, लेकिन बाकी काम तो वो सेम करेगा। तो टीआई प्लाज्मिड की डायरेक्ट आता है कि टीआई प्लाज्मिड में ये टीआई स्टैंड फॉर किसके लिए? तो ट्यूमर इंड्यूस्ड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी इसको कह देते हैं। ये किससे मिलता है? ये मिलता है हमारे पास एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इससे इसको लेते हैं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारे पास राइस में, ठीक है। किसमें यूज कर देंगे? राइस में, है ना। राइस की कौन सी वैरायटी? ओराइजा सैटिवा, ठीक है। ये कोल्ड रीजन में उगने वाला जो है वो ठंडी जगह में उगने वाला राइस है। तो इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया किस जीन को? बीटा कैरोटीन को। किसकी मदद से? वेक्टर की मदद से। वो वेक्टर हमने कहां से निकाला? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से। क्या नाम है? टीआई प्लाज्मिड। पकड़ा, ट्रांसफर कर दिया जी, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अब ये जीन कहां चला गया? इस राइस प्लांट में। अब ये राइस प्लांट देखने में कोई नया नहीं लगेगा,
ये दिखेगा नॉर्मल राइस प्लांट की तरह ही, लेकिन इसके अंदर जो ग्रेन्स बनेंगे वो बनेंगे गोल्डन कलर के। ग्रेन्स आर गोल्डन या येलो इन कलर विच रिच इन विटामिन ए। तो गोल्डन राइस जो बना है वो ऐसे नहीं कि गोल्ड है उसमें, गोल्डन कलर की वजह से। अब गोल्डन कलर की जगह येलो कलर भी तो लिखा जा सकता है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर आपने सिर पकड़ लेना कि सर तो गोल्डन ही करते रहे, उधर येलो आ गया। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं फूड की। तो गोल्डन राइस मैंने एग्जांपल आपको बढ़ा दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल्डन राइस, तो लिख सकते हैं गोल्डन राइस के ऊपर, गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच आर रिच इन विटामिन ए। और कैसे बनती है वो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो एग्रीकल्चर का पहला सब टॉपिक हमने पढ़ लिया, गोल्डन राइस कैसे बनता है। उससे पहले तो इंट्रोडक्शन थी एक कि क्या क्या यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, फिर हम किस टेक्निक पे ऊपर पहुंचे जो पहले से बड़ी अच्छी थी, तो ये जीएमओ के ऊपर पहुंचे। ठीक है, कैसे हमने बढ़ाई इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, तो जीन अल्टरिंग तो करने हैं, जीन को मैनिपुलेट ही तो करना है, तो कर तो रहे हैं जीन को मैनिपुलेट। टेक्निक हमने सीख ली है पिछले चैप्टर में सारी की सारी, बस उधर इंप्लीमेंट करनी है, बाकी नया तो है ही कुछ नहीं इसमें। बस वो प्लांट पढ़ना है जिसके पास हमारा डिजायर जीन है, और वो प्लांट जिसके अंदर हमने डालना है उसको। बाकी डालने का प्रोसेस तो हमें पता ही है सारा सारा कैसे चलता है, ये हमने उसमें प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के। क्लियर है? कल हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन कि कैसे बीटी कॉटन जो है वो बनाया जाता है। क्लियर है? किसको पढ़ना है आज? ठीक।